वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 5 मदन मोहन मालवीय, ये एक राष्ट्रीय नेता थे, देशभक्त थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नर रत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को कहते थे कि नर रत्न, इस शब्द में है नर रत्न, यानी पुरुषों में हीरा, है ना। और अपने आप को उनका पुजारी मानते थे। वह कहा करते थे कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता हूँ, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि मालवीय जी बहुत ही बड़े देशभक्त थे। देशवासियों की सेवा या अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं कि वह मद न मोह न मालवीय है, न उनमें मद है और न ही मोह। मद यानी अहंकार, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं है। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेश मात्र भी नहीं था, इसलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता है, तो आधुनिकता की दृष्टि में उनको राजऋषि कहा जा सकता है ना। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते थे। अब ये सब लोग तो कहते हैं उनको कि वो इतने महान है, राजऋषि है, महर्षि है, पर मदन मोहन मालवीय स्वयं अपने को क्या मानते थे? भारत का भिखारी। अब ये क्यों मानते थे, ये देखिए। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 सन को प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मूना देवी था। ये लोग मालवा से आए हुए थे, इसलिए मालवीय कहलाते थे। सरनेम तो उनका व्यास था, पर ये अपने मालवा मध्य प्रदेश की तरफ से मालवा क्षेत्र से गए हुए थे, इसलिए इनको मालवीय कहते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। वे बड़े अच्छे कथावाचक थे। मूना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे पक्के या पुराने मकान में रहते थे। मोहल्ले श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन मालवीय पर बड़ा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके बाद मदन मोहन को एक बड़े स्कूल में भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उसके माता पिता वह भी नहीं दे सकते थे। अब बहुत सारी समस्या रहती है कि कोई गरीब रहता है तो उसकी फ़ीस नहीं भर पाते, फिर कहते कि माफ़ करो हमारी फ़ीस, ऐसा। पर बच्चा यदि पढ़ने वाला होता है, बच्चे को यदि पढ़ाई में लगन हो और वो चाहता है कि नहीं मैं किसी भी प्रकार करके पढ़ सकता हूँ, तो उसके माता पिता फिर पीछे नहीं हटते, है ना। माता पिता के हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था। माता के हाथ में सिर्फ एक चांदी का कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। ये माता पिता सभी लोग करते, किसी न किसी परिस्थितियों से गुजरते। आपके माता पिता भी गुजरते होंगे, पर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कितनी भी तकलीफ देखेंगे, पर आपकी फीस टाइम पे भरेंगे, है ना। तो अपने को भी क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छे से मन लगन से पढ़ना चाहिए। तो यही मदन मोहन मालवीय ने किया था। भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़ रहे थे, लाले यानी तकलीफ देखना पड़ रही थी, है ना, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने लगा। ऐसा कार्य आप भी कर सकते हो कि अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आप भी उस पढ़ाई का सदुपयोग कर सकते हो। ये कब होगा? जब आप मन लगाकर पढ़ोगे।
अंग्रेजी की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। अंग्रेजी में बहुत ही अच्छा रुझान था। तो 1879 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्यार सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं से FA पास किया। BA करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पास की थी, है ना, शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। अब आप देख लो, 40 रुपये में, 40 रुपये में तो आज आपकी गोली टाफी भी नहीं आती है ना वो। और उस टाइम एक महीने में 40 रुपये यानी एक एक पाई का कितना ज़्यादा महत्व था। लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया था। मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खींचने लगे। समाज सेवा का तो काम करते ही थे, पर राजनीति की ओर, राजनीति यानी ये जो नेतागिरी होते हैं, राज्य की ओर होते हैं, देश का जो कार्य होता है उसमें भी वो जाने लगे। 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए, है ना। 1885 में ही कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करने लगे। अब 1919 में प्रयाग में अंग्रेजी दैनिक, अपने यहाँ दैनिक भास्कर पत्रिकाएं चलती ना, वैसे उस अखबार का नाम था लीडर, वो निकालना शुरू किया। फिर दूसरा उन्होंने वे हिंदुस्तान नामक भी एक समाचार पत्र भी निकालना शुरू कर दिया, जिसके संपादन वो खुद थे, यानी कि वो खुद लिखते थे। कालंकार नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत स्नेह करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपये महीना खर्च देने का वादा किया। अब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा, जैसे आपको छात्रवृत्ति मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि आप अपने माता पिता की, यदि आपकी फीस न भरे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट आपको छात्रवृत्ति देती है। पर बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे अपने स्कूल में भी है, यदि कोई बच्चा अच्छे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होता है तो अपने यहाँ से भी उसको पारितोषिक मिलता है और उसको मतलब कुछ पैसे या अनुदान मिलता है। तो उस तरह से ऐसा होता है कि उनको भी एक राजा ने क्या करा कि वकालत यानी कि वकील बनने के लिए उनको 200 रुपये खर्च देने के लिए वादा किया कि तू वकालत करो, है ना। तो वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वह प्रेम भरा अनुरोध न टाल सके, यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी, पर उन सामने वाले ने कह दिया कि तू पढ़, पैसे मैं दूंगा। तो वो पढ़ना शुरू किया। विधि की पढ़ाई, विधि यानी कानून, यहाँ पर विधि मतलब कानून होता है। कानून की पढ़ाई करने के लिए, विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। अब वकील बन गए वो, है ना। वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया, यानी कि अच्छी वकालत करने लग गए वो। वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी की सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। ये आप है ना हिस्ट्री में पढ़ोगे कि चोरी चोरा कांड क्या है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुकदमा हुआ था, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में चला था, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे थे जिनको फांसी होना थी। तो उन फांसी होने वाले लोगों को उन्होंने बचा लिया। अब ये तो कैसे कोर्ट में केस जाते हैं, उसके बाद वकील लोग पेशी करते हैं और उनकी वकालत से उनकी ओर से लड़ने पर मुकदमा चलते हैं, और लड़ने पर जो निर्णय कोर्ट लेता है, जज लेते हैं, उस पर चलती है। तो उनको बचाने के लिए किसने काम किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो
फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नाम के स्थान पर एक सनसनीपूर्ण घटना घटी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया। अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज़्यादा होने लगा। उन्होंने वहाँ पर क्या करा कि भारतीयों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू किए थे। तो लोग भी आक्रोश में आकर उन्होंने भारतीयों ने उस पुलिस थाने को जला दिया। अब पुलिस थाने में बहुत सारे पुलिस भी है ना, अंग्रेज लोग भी थे, सारे लोग थे, पर वो जल चुके। मुकदमा चलने पर सेशंस जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी, यानी 151 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। अब क्या होता है कि जहाँ पर ये सेशन लिखा है कि यहाँ के जज ने तो कह दिया कि इनको फांसी दे दो, पर फांसी वाले लोगों को ये अधिकार रहता है कि अगर वो उनके निर्णय से वो खुश नहीं है तो बड़ी कोर्ट में अपना मुकदमा चला सकते हैं। तो वो क्या करा, उन्होंने हाई कोर्ट में अपना मुकदमा ले गए और उसकी पैरवी करने के लिए मालवीय जी को बुलाया। तो उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि सबके सब अभियुक्तों को साफ बचा लिया। बहस करना यानी कि इनकी तरफ से लड़ाई करना, इनकी तरफ से पैरवी करना, कि बताना कि ये लोग सही है या गलत है, ये लोग वहाँ थे या नहीं थे। ये सब आप देख ही चुके हो, बहुत सारी आप जानते हो, टीवियों में देखते रहते हो। तो ये इस तरह से पैरवी करना होता है। मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे बड़ा काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना था। अब जब एक ऐसा बच्चा है जिसकी फीस भरने के लिए माता पिता मजबूर थे, है ना, और जिसको बहुत समस्याओं का सामना करने के बाद पढ़ाई करी, वो ही बच्चा आगे बढ़कर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना था। वह चाहते थे कि देश में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिसके लिए भारतीय संस्कृति की छाप हो, जिसमें क्या हो, भारतीय संस्कृति की छाप हो। यानी भारत में अब अंग्रेज लोग आएंगे तो अंग्रेजों की बात बताएंगे, अंग्रेजों के कानून नियम बताएंगे, उनकी संस्कृति बताएंगे कि कैसे रहना, कैसे खाना, जैसे चम्मच से खाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। और अपने संस्कृति में क्या कहते हैं कि 5 उंगलियों को भोजन को टच करके आराम से खाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, है ना। वो हाथ नहीं धोना, उनके तुरंत चम्मच से खाना शुरू कर दिया और इस तरह से। तो ये संस्कृति होती है कि कैसे पहनना, कैसे ओढ़ना, कैसे बोलना है, कैसे, और वो सब बड़े और छोटों को सबको यू करके बोलते हैं और अपने यहाँ कहते हैं आप, है ना। तो ये क्या होता है, ये अपनी संस्कृति है। तो ऐसी संस्कृति की छाप हो जहाँ पर ऐसी संस्कृति पढ़ाई जाए हो, ऐसा विश्वविद्यालय उन्होंने खोला। तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े। अब इसको एक संकल्प लेने से नहीं चलता है काम, उसके लिए कुछ धन चाहिए, कुछ मन चाहिए और कुछ लोगों का सहयोग चाहिए। तो मन तो उनका था, लोगों का सहयोग भी था, पर धन की आवश्यकता भी होती है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा कि एक झोली लेकर, थैला लेकर, जो भी कुछ है उनके पास वो लेकर पूरे भारत देश में निकल पड़े। देश के कोने कोने में घूमने लगे। अंत में 4 फरवरी यानी 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। अब देखो वसंत पंचमी को ही क्यों रखी, क्योंकि वसंत पंचमी सरस्वती माँ का दिन होता है और विश्वविद्यालय या स्कूल या ये सब रिलेशन कैसे है, सरस्वती माँ से, क्योंकि ये वो विद्या की देवी है। तो इन्होंने वसंत पंचमी के दिन उस विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। पूरे 20 वर्ष तक यानी 1919 से 1939 20 वर्ष तक मालवीय जी विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। इस विश्वविद्यालय ने बड़ी तेजी से उन्नति की और शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में होने लगी। देखो मालवीय जी ने स्कूल को, कॉलेज खोला, ये विश्वविद्यालय खोला। विश्वविद्यालय का मतलब ये होता है
कि इसमें पूरे विश्व के ज्ञान दिया जाता है और पूरे विश्व के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हिंदी संस्कृत नहीं, इंग्लिश नहीं, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है और सारी संस्कृति से सारी सब्जेक्ट से लेकर सारी संस्कृति भी इसमें दी जाती है कि अपना कल्चर कैसा है, अपनी संस्कृति कैसी है और विदेशों की संस्कृति कैसी है, इसमें भी आपको भेद बताया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय उनको कहा जाता है। यहाँ पर जब बच्चा पढ़ता है तो वो यहाँ से बनकर निकल जाता है। कैसे कि जैसे उसकी रुचि है वकालत पढ़ने में, तो यहीं उसको सिखाया जाता है कि किस तरह से पैरवी की जाती है। उसको मकान बनाने में रुचि है तो यही बताया जाता है कि किस तरह से उस नींव को बनाते हैं, किस तरह से वहाँ पर मकान निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से ईंटों के पर ईंटें रख कर उसको निर्माण करते। यदि फर्नीचर बनाना है तो उसको वो चीज़ सिखाया जाता है। इसीलिए ये विश्वविद्यालय में सारी तरह की विद्याएँ या सारी तरह की शिक्षा दी जाती है। तो इसकी गिनती कहाँ होने लगे? विश्व के प्रमुख जो विश्वविद्यालय होते हैं, बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये है ना, ऐसे लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में, यहाँ से लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, डॉक्टरी बाहर करते हैं, रशिया में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं। तो ये चीज़ें सब भारत में होने लगी और इस ऐसे कॉलेजों के, ऐसे विश्वविद्यालय के गिनती में अपना भी विश्वविद्यालय आने लगा, काशी विश्वविद्यालय। अब राजनीति के क्षेत्र में भी मदन मोहन मालवीय जी को काफ़ी यश मिला। वह 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए, है ना। असहयोग आंदोलन में वह 2-4 बार जेल भी गए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने चलाया था। तो गांधी जी तो वैसे ही उनके पुजारी है और वो उनके आपस में बहुत अच्छी तालमेल है, तो उनके साथ उन्होंने देश के असहयोग आंदोलन में भी 2-4 बार वो जेल गए। मदन मोहन मालवीय ने देश प्रेम, सच्चाई, त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, यानी कि वो उन भावनाओं को, उनके सहारे ही उनका अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी बोली में अजीब मिठास थी। ये सबसे प्यारी बात है कि आप कितने ही अच्छे हो, कितने ही पैसे वाले हो आप, या कितने ही गरीब हो, पर उसमें अगर आपकी बोली अगर मीठी नहीं हो, यानी कि आप किसी को तो ऐसे कहते हैं ना, ला रे पानी पिला, और किसी को कहते हैं मुझे पानी पिला दो ना यार, है ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो इसमें अंतर है। जब आपको नहीं पिलाने वाला होगा ना तो भी आपको पानी पिला देगा, और जो पिलाने वाला होगा ना वो भी मना कर देगा कि क्या रोब झाड़ रहा है क्या मेरे ऊपर, है, ये सब बोलने के ढंग रख, मैं नहीं पिला रहा हूँ पानी, ये बोली है आपकी। तो ये बच्चों आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, ये जीवन भर काम आती है। यदि आपकी बोली मीठी होगी तो क्या होते हैं, अपन कौवे और कोयल में से किसको पसंद करते हैं? कोयल को पसंद करते हैं, क्योंकि वो कितना प्यारा बोलती है, और कौवा कर्कश बोलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जीवन में काम आएगा। अमीरी गरीबी ऊंच नीच सब चलेगा, पर बोली अगर मिठास है आपकी बोली में तो आपको सब स्नेह करेंगे। ये आप करके देखना। उनकी वाणी बहुत ही गंगा के समान थी, यानी निर्मल, बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, जिससे कितने ही लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आप भी ऐसा इंसान बनिए कि आपसे लोग सीखें। जब वह भाषण देने लगते थे तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानी कि चुप हो जाते थे, बिल्कुल उसी को सुनते थे। जैसे आप पिक्चर देखते हो तो कितना मज़ा आ जाता है, इसी तरह से वो भाषण देते थे तो लोग बिल्कुल मंत्र मुग्ध, यानी चुपचाप होकर उनकी एक एक बात को सुनते थे। जिन लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता था वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे, उनकी आदतों को सीखना चाहते थे। जैसे साफ कपड़े वह पहनते थे, साफ कपड़े पहनना है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि यदि कपड़ा फटा हो तो भी चलेगा, है ना, सिल के पहन लो, पर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ धुला हुआ। और अगर यदि नई ड्रेस है आपके बिल्कुल चकाचक, पर गंदी कुचली मैली होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ड्रेस नहीं है कि गंदी है। अगर पुराना कपड़ा है, सिला हुआ है, बिल्कुल धुला हुआ और प्रेस वाला है तो आपको वैसे ही आप चकाचक सुंदर दिखोगे। तो कपड़े साफ पहनते थे, उतना ही साफ और निर्मल उनका मन था। उनकी एक बड़ी खूबी थी कि वे मेहनत तो खूब करते थे, और जब कीर्ति पाने का समय आता तो दूसरों के सामने कर देते थे। ये कीर्ति यानी यश, बड़ाई, है ना, कि आपने मेरी तारीफ नहीं करी, ये नहीं चाहते थे वो। बस काम वो करते थे और किसी और को कह देते कि ये उसने करा है, और तारीफ दूसरों को देते थे।
अपनी ख्याति से वह जहाँ तक हो सकता था बचने की कोशिश करते थे। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा देश के नवयुवकों के चरित्र निर्माण की ओर भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। सबसे बड़ी बात ये भी होती है चरित्र निर्माण। यदि आपका चरित्र अच्छा है, आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो और अपन ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ लोग ऐसा करें, तो लोग क्या चाहते हैं मेरे साथ भी ऐसा करें। तो जैसा हम चाहें वैसा अगर दूसरों के साथ करें तो ये अपना एक चरित्र जो होता है वो सबसे बड़ी अपनी क्या बोलते हैं संपत्ति है, अपनी एक संपत्ति है। चरित्र ही अपनी एक ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है और उससे अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो वह कहा करते थे कि बच्चे के पहले 6 वर्षों में उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वे उसके सारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए वह चाहते थे कि बच्चों के माता पिता उनकी आरंभिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। युवकों की उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो मानते थे कि प्रथम गुरु माता पिता है। माता पिता जो सिखाते हैं, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाते, गलत बिल्कुल नहीं सिखाते। इसलिए आप आज से ही गांठ बांध लीजिए कि जो हमारे माता पिता हमको सिखा रहे हैं वो हमारे लिए उम्र भर काम आएगा। तो आज से ही उनकी बातों को मना नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे और उन्हीं की बातों पर चलने की कोशिश करेंगे, तो ही आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। ये मदन मोहन मालवीय भी कहते हैं और अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अपने हर जगह ये चीज़ है, माता ही सबसे प्रथम गुरु माँ होती है जो अपने बच्चों को सब कुछ अच्छी शिक्षा देती है। यदि माँ ही उसको अच्छा नहीं समझाएगी, अच्छा नहीं बोलेगी, वैसे ऐसी माँ होती नहीं है जो अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधारना चाहती है, पर बच्चे ही नहीं चाहते। तो मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता जी जो सीखते हैं वो उनके लिए उम्र भर चलता है। तो विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि सच्चरित्रता हमारे विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है। यहाँ पर चरित्र ही विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है, यानी कि चरित्रवान बनना ही इस स्कूल या इस विद्यालय का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। यही शोभा है हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष, प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हर एक बच्चे को शुद्ध, सात्विक यानी बिल्कुल ऊंचे, ये नहीं चाहिए कि ये खाना वो खाना, ऐसा बिल्कुल सात्विक जो है सामने उसको स्वीकार करना, तेजस्वी, वीर पुरुष है ना, और प्रत्येक कन्या को माता, वीर माता मानते थे। जो ईश्वर में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी का आदर करे, वीरता के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्मसम्मान के साथ जीविका चलाते हुए समाज और देश का कल्याण कर सके, ये इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते थे, भले ही कोई उसका साथ ना दे। चारों तरफ से विरोध होने पर भी वह अपने विश्वासों पर अटल रहते थे, यानी कि जो सच है उसके लिए हमेशा लड़ा करते थे। यूँ नहीं कि किसी के बहकावा मालवीय जी किसी के बहकावे में आकर कोई भी झूठ सच का साथ नहीं देते थे। वो सच है तो सच ही है, उसी के लिए वो हमेशा डटे रहते थे। इसी तरह से मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह समझ लेते थे उस पर बराबर डटे रहते थे, सच का साथ देते थे। अब जब कभी हिंदू विश्वविद्यालय को धन की कमी पड़ जाती थी तो वह झोली लेकर निकल पड़ते थे। उनमें कोई ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर पहुंचते थे वहां से खाली हाथ ना लौटते थे, क्योंकि सब लोग उनको चाहते थे और ये भी जानते थे कि ये यहाँ से जो पैसा लेके जाएंगे वो सही जगह ही लगाएंगे, इसलिए जो जहाँ से मांगते थे वहाँ से उनको वो धन या उनको पैसा मिल जाता था। मालवीय जी ने एक और बड़ा काम यह किया कि उन्होंने हिंदी को ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी की अर्जी देना भी बड़ा कठिन काम था।
उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता वह हिंदी में ही भाषण देते थे। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। हाँ, अब पहले अंग्रेजों का ज़माना था तो उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों की भाषा जो अंग्रेजी भाषा थी उसको नहीं, वो अपने भारतीय भाषा हिंदी को ही सबसे आगे बढ़ाते थे और हर जगह हिंदी के लिए ही कहा करते थे और हिंदी को प्रमुख माना उन्होंने कि अदालत में बोलना। पहले बहुत सारे अदालतों में, कोर्ट में यहाँ पर इंग्लिश भाषा चला करती थी, आज भी चलती है, पर हिंदी नहीं बोलते थे। पर इन्होंने मालवीय जी ने हिंदी में अपना भाषण देना, हिंदी में वकालत करना, हिंदी में पैरवी करना शुरू किया। इस प्रकार मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी वह ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुँचे। उनके राष्ट्र और समाज की सेवा भाव ने देश की जनता का दिल जीत लिया। उनके निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए। ये मदन मोहन मालवीय जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में अपन इसकी वर्कशीट पढ़ेंगे और ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने जो कहा है वो शायद आप अपने जीवन में उतारना भी चाहोगे। धन्यवाद।